हाँ देखिए टेट्राहेड्रल वाइड की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल वाइड की पहले लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पर लोकेट होते हैं। तो ये देखो लिखा हुआ है, इसको आप नोट भी कर लीजिए। टेट्राहेड्रल वाइड आर लोकेटेड एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल अलोंग बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ बनते हैं कि अगर आप एक क्यूब को एफसीसी पैक कर दीजिए तो उसके बाद टेट्राहेड्रल वाइड की लोकेशन क्या होगी, तो कॉर्नर से आपको बॉडी डायगोनल के अलावा मूव करना है। जैसे ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया बॉडी डायगोनल, तो कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, जैसे आप इस कॉर्नर पे खड़े हो गए, अब आपको किधर मूव करना है, अलोंग बॉडी डायगोनल, और कितना डिस्टेंस मूव करना है, 1/4। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्नर से केवल आपको इस बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है, इसकी लेंथ होगी a√3, तो केवल कितना चलना है, a√3/4, इतना ही डिस्टेंस चलना है, a√3/4। तो जैसे ही आप चलोगे तो यहाँ कहीं पहुंच जाओगे और ये वाला पॉइंट खाली रहता है ना। ऐसे इस रूम में समझ लो कि जैसे वो कॉर्नर है और एक मन में सोचो कि ये बॉडी डायगोनल ऐसा बन रहा है पूरा। तो इस कॉर्नर से जैसे ही इस बॉडी डायगोनल की लेंथ का 1/4 डिस्टेंस आप मूव करोगे तो यहाँ पे कोई जगह होगी बॉडी डायगोनल पे जो अनऑक्युपाइड होगी, क्योंकि बड़े बड़े एटम एफसीसी टैग है ना, लेकिन ये वाली जगह खाली है। ऐसे एक बॉडी डायगोनल दो कॉर्नर से ज्वाइन होता है, तो उस वाले कॉर्नर से भी 1/4 चलोगे तो वो जगह खाली रहती है। एफसीसी पैक करने के बाद वहां छोटा एटम पैक हो सकता है, तो वो वाइड क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल वाइड। ऐसे ही आप देखो तो हर एक कॉर्नर से 1/4 में खाली हुई है, और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो हर एक कॉर्नर से 1/4 पोजीशन पे इधर से भी आओगे तो यहाँ पे कोई जगह खाली होगी, यहाँ पे छोटा सा एटम आके पैक हो जाएगा, बाकी एटम बड़े बड़े पैक है ना। तो वो सब टीवी बनते हैं, वो सब टेट्राहेड्रल वाइड बनते हैं। अब उसको देखो डायग्राम में आप लोग जरूर बना लीजिए जिससे आपको याद रहेगा हमेशा। जैसे एक बॉडी डायगोनल ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे दिखाना है कि इसमें टीवी कहाँ बन रहा है, तो आप क्या करो, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस मान लिया कि इतनी है ना, लमसम आईडिया से बोल सकते हो कि ये पूरी लेंथ का 1/4 इतना ही कुछ होगा। ये डिस्टेंस लगभग कितनी होगी, इस बॉडी डायगोनल का 1/4 होगी। तो यहाँ पे एक एटम, छोटा एटम पैक हो सकता है, और अगर ये पैक होगा तो किस टाइप का वाइड ऑक्यूपाई करेगा, टेट्राहेड्रल। इसे ही हम लोग यहाँ क्या नाम दे रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइड। बोलो ये आ रही बात समझ, ठीक है। ऐसे 8 बन जाएंगे टोटल टीवी। अगर आप टीवी बनाओगे, एक टीवी यहाँ बन जाएगा है ना, यहाँ भी एक एटम पैक कर दो। कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे बनते हैं टीवी, कॉर्नर से क्यूब के कॉर्नर से आपको चलना है अलोंग बॉडी डायगोनल, और 1/4 डिस्टेंस पे बनेंगे। अब जैसे दूसरा बॉडी डायगोनल मैंने ये बनाया, तो इसमें भी कॉर्नर से 1/4 पे यहाँ पे टीवी बन रहा होगा है ना, और एक इधर बना होगा बेटा, एक ये बन रहा होगा। तो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे एक टीवी मिल जाएगा अलोंग बॉडी डायगोनल। टोटल कितने होंगे, 4 हो गए, ऐसे 8 बनेंगे है ना। तो अभी 2 बॉडी डायगोनल और बनाने होंगे। एक चलो ये बन गया, एक बॉडी डायगोनल ये वाला, इधर कॉर्नर से 1/4 पे इधर आएगा। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन 3D में लेंथ उसकी बाकियों के बराबर ही है। अब वो 3D डायग्राम 2D में बनता है तो लग रहा होगा कि ये बॉडी डायग्राम बहुत छोटा है, लेकिन वो सब सेम लेंथ है, ठीक है। और एक और बन रहा होगा जो इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा होगा। हाँ डायग्राम में लग रहा है कि सबसे लंबा यही है, जबकि वो सभी सब a√3 ऐसा बोलो, ठीक है।
एक और बना दो भाई, तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना देता हूँ। डायगोनल तो सीधा सीधा ही होता है, लेकिन मैंने इसको घुमावदार बना दिया है, इससे थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ जाए। ठीक है, टोटल कितने डीबी हो गए? 8 डीबी हो गए। ठीक है, तो ये लोकेशन होती है। टेट्राहेड्रल वायर कहाँ लाई जाते हैं? कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस। अच्छा, किसी एक को ये भी दिखा दो कि किसी एक के रिस्पेक्ट में दिखा दो ये डिस्टेंस कितनी है? 1/4 है। ठीक है, वो सभी के रिस्पेक्ट में है, लेकिन किसी एक के रिस्पेक्ट में दिखा दो कि वो जो लेंथ है वो पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ का कितना है? 1/4। ठीक है, बोलो क्लियर? अब जेड कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो, बॉडी डायगोनल पे कोई भी छोटा एटम आके बैठेगा तो वो तो 100% क्यूब के इनसाइड लाई करने लगेगा, उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1 होगा। तो ये इसका जेड कितना आना चाहिए? 1। और टोटल नंबर में है कितने? 8 है ना, हर एक क्यूब में 8 टीवी बन रहा है। तो इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल वायर का जेड आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना, तो ये जरूर नोट कर लिए। तो टेट्राहेड्रल वायर का जो जेड आता है वो 8 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी ऐसा बोलते कि कोई एटम है, कोई कैटायन है, वो टेट्राहेड्रल वायर ऑक्युपाई करता है। किसी भी आयनिक सॉलिड में कोई कैटायन अगर टेट्राहेड्रल वायर कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसका जेड हम लोग कितना ले लेंगे? 8 ले लेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बोले कि इस क्यूब को एफसीसी पैक कर रखा है ना, बड़े बड़े एटम से आपने क्या कर रखा है? एफसीसी पैक कर रखा है। तो एफसीसी पैकिंग का अपना जेड कितना होता है? 4 होता है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वायर का जो जेड है वो जस्ट डबल आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर दें फॉर्मूले के टर्म में, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर इन क्लोज पैकिंग है ना, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल वायर के डबल होगा, है ना। या फिर ऑक्टाहेड्रल वायर की जगह बोल सकते हो कि उस पैकिंग का जो जेड होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, उसका भी क्या होगा? डबल होगा। ये फॉर्मूला मैंने वैसे तुम लोगों को अभी लिखवा दिया था पहले, है वो वही फॉर्मूला है। टेट्राहेड्रल वायर का जो जेड होता है क्लोज पैकिंग में, वो है ना जेड का डबल होता है, या फिर ऑक्टाहेड्रल वायर का भी डबल होता है। ठीक है ना, इसको जरूर नोट कर लीजिए। क्लियर? अच्छा बताओ कि एचसीपी पैकिंग में टेट्राहेड्रल वायर का जेड कितना होगा? 12 है ना, क्योंकि एचसीपी का जेड खुद का होता है 6 और टेट्राहेड्रल वायर जेड का डबल होता है। तो अगर कभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किसी कैटायन को टेट्राहेड्रल वायर पे पैक कर दिया जाए, तो उसका जेड फिर हम लोग कितना लेंगे? 12 लेंगे। ठीक है, क्यूब में जब पैक किया जाए तो वो फिर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 लेंगे। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है ना। बोलो कितनी बात समझ में आई? अब आते हैं कि यार देखो होता क्या है कि हम लोग थ्योरी में तो अच्छे से पढ़ते हैं सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में हम लोग पेपर देने बैठते हैं तो इतना पढ़ के जाते हैं, याद इतना रह जाता है ना, वो सबके साथ होता है। तो अगर काफी सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है, ठीक है, उस समय तो क्वेश्चन करते समय हम लोग को कुछ ऐसे ट्रिक्स बना लेनी चाहिए कि एग्जाम में अगर ये सब कहानियां भूल गए, मान लो भूल गए, दिमाग से निकल गया कि टेट्राहेड्रल वायर सर ने बताया था कि कहां पे थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा है आपको, है ना, ये कंफ्यूज हो गए कि टेट्राहेड्रल वायर कॉर्नर पे बैठते हैं, वरने 1/4 पे कि एस सेंटर पे बैठते हैं, है ना। तो उसमें आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर ये सारी कहानियां भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यों दिक्कत नहीं है? देखो आपको क्वेश्चन में वो ये तो बोलेगा ही ना कि फलाना एटम टेट्राहेड्रल वायर ऑक्युपाई कर रहा है, या कोई धमाका एटम ऑक्टाहेड्रल वायर ऑक्युपाई कर रहा है, तो शब्दों से पकड़िए। ठीक है, अगर जब भी बोला जाए कि इन एफसीसी यूनिट, इन एफसीसी पैकिंग, अगर वो एफसीसी पैकिंग की बात कर रहा हो और बोलते कि कोई एटम एक्स ऑक्युपाई
100% टेट्राहेड्रल। तो देखो टेट्रा के नाम में क्या आ रहा है, टेट्रा मतलब 4, और ऑक्टा के नाम में क्या आ रहा है 8। तो जो के नाम में आ रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वही उनका जेड होगा। टेट्रा के नाम में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं उसका जेड 4 है ना, उसका जेड 8 है एफसीसी में। और ऑक्टा का 8 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, तो उसका 8 नहीं आ रहा, उसका 4 आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो नाम से याद रखना कि कोई बोलते हैं कि फलाना एटम ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल बाइड, तो तुरंत हम लोग उसका जेड क्या दे देंगे, टेट्रा बोला तो हम लोग 8 लेंगे, ऑक्टा बोला तो 4 लेंगे, सीधी। अगर वो कहानी भूल गए ऊपर वाली जो इससे पहले पढ़ाई की, कहां पे कौन बैठा एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, इतना भी याद आ गया ना आपको तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए केवल आपको इतना भी याद आ रहा है कि टेट्राहेड्रल बाइड का जेड आता है 8 है ना, और ऑक्टा का आना चाहिए 8 लेकिन आता है 4, उल्टा हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये बात इसके लिए है एफसीसी यूनिट से है ना, लेकिन अगर हम लोग एफसीसी के लिए इसकी बात करें एचसीपी में, तो बगल में वो भी लिख लो, एचसीपी में 8 4 नहीं होगा, कितना होगा, हाँ इसमें 6 और 12 होगा। और ऑक्टाहेड्रल बाइड हमेशा टेट्रा के आधे होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल बाइड कितने हो जाएंगे 6, और टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे 12। तो एससीपी यूनिट सेल में 6 12 चलेगा, लेकिन एफसीसी में नाम से रिकॉल कर सकते हो, नेम से है ना, नेम से टेट्रा मतलब 4 करना है उल्टा आ रहा है, ऑक्टा मतलब 8, जेड कितना लिखना है 4, जस्ट उल्टा लेके चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलो भाई फिर आगे बढ़े, एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं इसी पे बेस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक स्पाइनल स्ट्रक्चर, हाँ इम्पोर्टेंट यार भूल गया, स्पाइनल स्ट्रक्चर, अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। है ना, ये क्वेश्चन भी नोट कर लो आप लोग। इसमें कह रहा है स्पाइनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ कैटायन मैग्नीशियम आयन एंड एल्युमिनियम आयन। कोई स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर है ना, स्पाइनल के सॉलिड के नेम होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो कुछ सॉलिड के नेम पढ़ेंगे स्पाइनल करके, है ना, तो स्पाइनल एक जनरल नेम है। तो एक स्पाइनल स्ट्रक्चर है, उसमें 2 तरह के कैटायन है, ठीक है, एक कैटायन मैग्नीशियम आयन है, एक कैटायन एल्युमिनियम आयन है, और एनायन जो है वो ऑक्साइड आयन है, एनायन आपका क्या है ऑक्साइड आयन। ठीक है, फिर उसने पैकिंग बताया है, पैकिंग कैसे हो रही है, तो कह रहा है ऑक्साइड आयन और सीसीपी पैक है, उसका कहना है कि ऑक्साइड आयन कैसे हैं सीसीपी पैक्ड हो रहे हैं, सीसीपी मतलब एफसीसी पैक्ड हो रहे हैं, while magnesium ion occupy 1/8 of tetrahedral ion, तो मैग्नीशियम आयन जो है वो टेट्राहेड्रल बाइड का 1/8 ऑक्युपाई कर रहा है, और एल्युमिनियम आयन ऑक्युपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बाइड। ठीक है, ये उसने लोकेशन बता दी है। अब लास्ट में भी फॉर्मूला पूछ रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पाइनल, है ना, करिए एक बार अटेम्प्ट करिए इसको, सभी लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए क्या आना चाहिए। देखो इसमें आप सबसे पहले देखो इसने बोला है ऑक्साइड आयन कह रहा है सीसीपी पैक्ड है, सीसीपी पैक्ड का मतलब एफसीसी पैक्ड है,
तो ऑक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में जेड कितना ले लेना चाहिए? 4 ले लेना चाहिए, है ना। 4 इसलिए ले लेना चाहिए क्योंकि इसमें एफसीसी पैकिंग है, एटम कॉर्नर पे बैठे होंगे और प्लस फेस सेंटर में बैठे होंगे। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा 1832 और फेस सेंटर से 6 फेस सेंटर होते हैं और एक फेस सेंटर से हाफ होता है कंट्रीब्यूशन, तो टोटल 4 आ जाएगा। तो बेसिक आप लोग को याद ही हो गया होगा अब तक, है ना। बोलो। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो चलो जेड आ गया ऑक्साइड आयन। फिर मैग्नीशियम आयन उसने बोला है, मैग्नीशियम आयन ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल आयन। हाँ, तो यहाँ पे देखो, अगर आपको केवल इतना याद है टेट्रा मतलब 4 होता है, लेकिन सर ने बताया था कि जो होता है उसका उल्टा लेना है, 4 की जगह 8 लेना है एफसीसी पैकेज में। तो आप कितना ले लो, टेट्राहेड्रल आयन का जेड कितना ले लो, 8, लेकिन उसका भी कितना पोर्शन वो ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/8। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन का जेड कितना आ गया, 1, है ना। क्लियर है, ठीक है। फिर एल्युमिनियम आयन के बारे में बोल रहा है कि वो ऑक्टाहेड्रल, हाफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड का जेड कितना था, 4, है ना, जैसे उल्टा था, और उसका भी हाफ ही ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका फाइनली जेड आ गया 2, है ना। तीनों आयन का जेड निकल गया। अब इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला देखो, पहले डाइवेलेंट का टाइप देखो, मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम का जेड तो 1 है, तो Mg1, एल्युमिनियम का कितना है 2, और ऑक्सीजन का 4, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला MgAl2O4, है ना। 1 लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी तो 4 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। या ठीक, ऑनलाइन में सभी को हो गया, क्लियर हो गया ना ऑनलाइन में जो बच्चे हैं? यस यस ऑनलाइन में जो बच्चे हैं वो अपना आंसर उसमें दे दिया करो चैट बॉक्स में, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ बच्चे देते हैं, एक ही बच्चे ने दिया होता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक ये और करके दिखा दो भाई, जिनका नहीं आया था उनको करना है जरूरी। ये वाला जेईई मेंस में भी आया है 2019 में। एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, एलिमेंट बी जो है सीसीपी स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल आयन। ए क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल आयन का हाफ, है ना, ऑक्यूपाई कर रहा है, while ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल आयन। ऑक्सीजन एटम सारे टेट्राहेड्रल आयन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो शायद बताओ क्या होगा। थर्ड ऑप्शन है AB2O4, है ना, ठीक है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 3 में, सीधे सीधे फॉर्म पे टेक्निक वाले, ठीक है। इसमें कटायन को वाइड में रखा होगा और एनायन को किसी पर्टिकुलर टेक्निक कराना होगा, ठीक है। तो उसमें सीधे सीधे आपको जेड पता होना चाहिए। तो उसने सबसे पहले बोला है कि एलिमेंट बी को क्या कर रहा है, सीसीपी पैक कर रहा है, तो सीसीपी पैकिंग में जेड कितना होता है, सीसीपी पैकिंग में जेड होता है, तो बी के रिस्पेक्ट में जेड कितना होगा। फिर उसने बोला है जो ए एटम है कोई, वो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टा मतलब 8 होना चाहिए, लेकिन क्यूबिक पैकिंग में कितना हो जाएगा, 10, है ना। तो 4 ले ले, लेकिन उसका भी हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो है ना 4। और जो ऑक्सीजन एटम है वो कह रहा है सारे 100% ऑफ द टेट्राहेड्रल आयन आर ऑक्यूपाइंग, और टेट्राहेड्रल आयन कितने होते हैं, 8 होते हैं, और सारे के सारे ऑक्यूपाई कर रहा है 100%, तो ये आ गया कितना 3। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए कितना आया 2, बी कितना आ गया 4, और ओ कितने आ गए 8। अभी ये 2 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये हो जाएगा AB2, ठीक है।
हो गया, क्लियर हो गया है ना, फंडा क्लियर है। तो इसमें बेसिक आपको जेड करना होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जेड आपको अगर क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता है रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, अब समझते हैं ये रेडियस रेशियो क्या है ना, रेडियस रेशियो क्या होता है और इसका कहाँ पर यूज होता है। तो सॉलिड स्टेट में जो रेडियस रेशियो जो हम लोग पढ़ने जाते हैं ये टॉपिक, ये एक पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। ये टर्म ही एक पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। और ये किस वैसे हम लोगों ने 4 तरह के पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, याद है कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर, है 4 तरह पढ़ते हैं। तो उसमें जो आयनिक सॉलिड होते हैं, ये जो टर्म है ये केवल आयनिक सॉलिड के लिए ही एप्लीकेबल है। ये डिफाइन ही किया गया है किसके लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। तो ये जो रेडियस रेशियो जो टर्म हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहले लिख ली, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर आयनिक सॉलिड। ये जो टर्म हम लोग पढ़ने आ रहे हैं ये किस तरह के सॉलिड के लिए डिफाइंड होता है, ये टर्म आयनिक सॉलिड के लिए ही डिफाइंड होता है, है ना तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए डिफाइन होगा, ना मेटालिक के लिए, ना ही कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड के लिए, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक टर्म है। आयनिक रेडियस रेशियो की बात तो होती ही है केवल आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए। अब इतना तो हम लोग बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कैटायंस, है ना। तो एक मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया, लेट अस कंसीडर एन आयनिक सॉलिड AB, इसमें A उसका कैटायन मैंने माना हुआ है ना, उस पे चार्ज +1 यूनिट का है और B उसका एनायन, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये एक आयनिक सॉलिड है AB और A उसका क्या है कैटायन और B उसका एनायन। अच्छा, फिर हर एक आयन की अपनी रेडियस होती है, ठीक है। तो कैटायन की रेडियस को हमने लिख दिया R+, है ना। कैटायन की रेडियस को किससे रिप्रेजेंट किया, R और प्लस, प्लस साइन एक्चुअली कैटायन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायन आर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कैटायन की रेडियस को R+ सिंबल दे दिया है। ऐसे ही एनायन के रेडियस को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, R-। ये एक तरह की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और आयनिक रेडियस रेशियो होता क्या है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें या फॉर्मूले की बात करें, तो रेडियस रेशियो बहुत सिंपल सा टर्म है। किसी भी आयनिक सॉलिड में उसका जो कैटायन का रेडियस है उसको ले लीजिए बेटा न्यूमरेटर में, और उसमें जो एनायन है उसकी रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ले लीजिए एनायन का रेडियस। तो ओवरऑल जो रेशियो आपको मिलेगा वो उसी को हम लोग रेडियस रेशियो बोल देंगे, है ना। रेडियस रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन विद टू रेशियो ऑफ, है ना, टू रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। सिंपल रेशियो है, बस ये ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में किसकी रेडियस लेनी है, कैटायन की, और डिनोमिनेटर में एनायन, ठीक है। R+ अपॉन, हाँ बगल में लिख लो फॉर्मूला, ये भी लिख लो। कैटायन की रेडियस को क्या हमने सिंबल दिया था R+, और एनायन की रेडियस को R-। तो इसको R+ और R- के रेशियो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। इतनी बात आई समझ में, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कभी इसकी कोई डिफिनेशन पूछ दी जाए सब्जेक्टिव पेपर में, तो सीधे इसी फॉर्मूले से लिख देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन रेडियस रेशियो, तो आपको सीधे बोल देना रेडियस रेशियो डिफाइंड है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। अच्छा, फिर एक जनरल बात बोली गई कि इन जनरल, है ना, ज्यादातर आयनिक सॉलिड में ये देखा जाता है कि जो कैटायन होते हैं, कैटायन की रेडियस एनायन से कम होती है, कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस, मोस्टली सॉलिड में देखा जाता है ना, 99% केस में। लेकिन केमिस्ट्री एक्सेप्शनल केसों से भरी हुई है, तो ये नहीं कह सकते कि ऑल आयनिक सॉलिड रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप का भी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में अभी आगे है भी आयनिक सॉलिड का डिटेल भी है, तो उसमें पढ़ेंगे एक टाइप का ऐसा सॉलिड होता है आयनिक सॉलिड, उसमें एनायन छोटे होते हैं, एनायन बड़े होते हैं।
है ना, मतलब उसमें उल्टा होता है, उसमें कटायन क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन वो एक एक रेयरेस्ट एग्जांपल है, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सबके लिए ये बात वैलिड है। तो इसीलिए वो इन जनरल लिखा हुआ है, इन जनरल कटायंस आर स्मॉलर देन एनायन। ठीक है, इन जनरल देखा जाता है कि कटायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं एनायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अच्छा ये बात बताओ कि अगर कटायन छोटा है, मतलब कटायन की रेडियस क्या है, कम है, और एनायन की ज्यादा, और आप न्यूमरेटर में छोटा नंबर ले रहे हो, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर ले रहे हो, तो इसका रेशियो क्या होगा? हाँ, ये एक फ्रैक्शनल नंबर होगा, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, इससे ये समझ में आ रहा है कि रेडियस रेशियो आयनिक सॉलिड के लिए एक ऐसी वैल्यू होगी जो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई कर रही होगी? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होगी। तो ये भी लिख लीजिए, रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक सॉलिड में जब रेडियस निकालते हैं तो वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, इट लाई फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, रेडियस रेशियो कैसा टर्म है? फ्रैक्शनल टर्म है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? अभी सब मोटी मोटी बातें हैं, सब जनरल बातें हैं, सब बहुत सिंपल बातें हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक टेबल पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड टेबल की बात करेंगे, और उसमें ये हम लोगों को पता चलेगा कि नेचर में जितने भी तरह के आयनिक सॉलिड होते हैं, जितने भी तरह के आयनिक सॉलिड है, उनको कैटेगराइज किया जाए रेडियस रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो 4 टाइप के ही होते हैं, आयनिक सॉलिड को फर्दर कैटेगराइज करें रेडियस रेशियो के रिस्पेक्ट में, तो 4 तरह के होते हैं। कौन से? ये जरा टेबल आप इसको देखो भी और बनाएंगे, इसको बनाना भी है, लेकिन पहले एक बार देख लो, समझ लो क्या बता रही है टेबल। देखिए, ये टेबल ये बता रही है कि ये सबसे राइट वाले कॉलम में देखो, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में यहाँ रेडियस रेशियो में रेंज दी हुई है ना, रेंज। इसमें पहली रेंज है कि ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें पहली रेंज जो है r प्लस अपॉन r माइनस, वो लेस देन 0.155। ठीक है, ये एक टाइप लिया गया, लेकिन ये टाइप एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने मैथमेटिकली दे दिया है। क्यों नहीं पॉसिबल बताते हैं। तो अगर बोलना किसी आयनिक सॉलिड में रेडियस कटायन एनायन का इस रेंज में लाई कर रहा है 0.115 से कम है, तो उसमें जो वायर्ड का टाइप बनेगा, देखो आयनिक सॉलिड में जो छोटू आयन होता है, जो छोटा आयन होता है, स्मॉलर आयन, वो हमेशा वायर्ड ऑक्यूपाई करता है। और वायर्ड के टाइप भी होते हैं कि अलग अलग तरह के वायर्ड होते हैं। तो इस रेंज में वो कह रहा है कि जो वायर्ड बनता है वो लीनियर वायर्ड बनता है। ठीक है, उसका कहना है लीनियर वायर्ड बनता है। अभी क्या होता है लीनियर पढ़ेंगे हम लोग। और लीनियर वायर्ड में अगर कोई एटम बैठता है तो वो 2 एटम को टच कर रहा होता है। लीनियर वायर्ड पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ठीक है, और इसका दुनिया में कोई एग्जांपल पाया ही नहीं जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बस एक थ्योरेटिकल रेंज है, लेकिन नेचर में ऐसा कोई भी आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इस टाइप का है ना। तो ये थ्योरेटिकल है, इसीलिए मैंने 4 टाइप बोले थे, है ना, क्योंकि इसके नीचे वाले एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये वाला टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जो दूसरी रेंज है, मतलब की बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली रेंज में आप देखिए, कुछ आयनिक सॉलिड ऐसे देखे जाते हैं या पाए जाते हैं जिनका रेडियस रेशियो 0.115 से 0.225 के बीच में लाई करता है ना। और उसमें जो कटायन होता है, जो छुटकू आयन होता है, स्मॉलर आयन होता है, कटायन जो होता है, वो ट्रायंगुलर वायर्ड ऑक्यूपाई करता है। अभी ये सब बात करेंगे ट्रायंगुलर वायर्ड क्या होता है, अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको समरी बता रहे हैं कि ये टेबल हम लोग को बिल्कुल रट्टा मार लेनी है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल टेबल इतना आप याद कर लोगे तो आपके होने शुरू हो जाएंगे। और ट्रायंगुलर वायर्ड में जब कोई छोटा कटायन आके बैठता है तो वो 3 एटम से सराउंडेड होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये आगे देखो लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना दिया हुआ है? 3। हाँ, इस टाइप के सॉलिड का इस टाइप के सॉलिड है, उसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे दिया है। क्या लिख दिया है? बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका केवल सर एक ही एग्जांपल है क्या बोरॉन ऑक्साइड, ऐसा नहीं है, उसने एक स्टैंडर्ड कैटेगरी बना दी है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं गुप्ता जी, तो गुप्ता जी मतलब कोई एक गुप्ता जी थोड़ी ना है,
है ना, कि गुप्ता जी में सब सारे गुप्ता जी आ गए। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिया कि बोरॉन ऑक्साइड टाइप का सॉलिड, इसमें एक रेंज होती है, ना जाने कितने टाइप सॉलिड बोरॉन ऑक्साइड कैटेगरी को बिलोंग कर जाते हैं, है ना। तो उसमें इसको नाम दे दिया है, हाँ बोरॉन ऑक्साइड। उसका सबसे फेमस एग्जांपल को ही उसने बोल दिया है, बोरॉन ऑक्साइड। तो इसमें ये एक टाइप है स्टैंडर्ड, और इसमें बहुत सारे आयनिक सॉलिड आते हैं। ठीक है, बोरॉन ऑक्साइड तो आता ही, उसके अलावा और भी आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो अभी एग्जाम्पल की बात नहीं करें। ठीक है, अब तो तीसरी रेंज है, पहले इसको दे डालो। तीसरी रेंज में रेडियस रेशियो अगर 0.225 के बराबर है या उससे ज्यादा है, वो 0.414 से कम है, तो उस आयनिक सॉलिड में जो कटायन होता है वो टेट्राहाइड्रल वाइड ऑक्यूपाई करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, टीवी ओवी तो पढ़े चुके हैं ना। टेट्राहाइड्रल वाइड कितने एटम से सराउंडेड होता है? 4 से, है ना, बोलो, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है? 4। और इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, है ना। ये एक कैटेगरी बनाई है ZnH टाइप के सॉलिड, उसमें भी बहुत तरह के सॉलिड आते हैं, भी वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में वही पढ़ेंगे भी हम लोग, हर एक के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो उसमें वो सब जिंक सल्फाइड टाइप के सॉलिड में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक रेंज आती है, अगर किसी आयनिक सॉलिड का रेडियस इस रेंज में लाई करने लगता है, 0.414 से लेकर 0.732, तो उस आयनिक सॉलिड में जो कटायन होता है, जो छुट्टू आयन होता है, वो ऑक्टाहेड्रल वाइड उसके लिए सबसे बेस्ट वाइड होता है, उसमें वो जाके फिट हो जाता है, और कहीं वो फिट ही नहीं हो पाएगा इस रेडियस रेशियो रेंज में, और किसी और टेट्राहेड्रल वाइड या ट्रायंगुलर वाइड में वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो बैठ ही नहीं पाएगा वहां पे। उसके लिए सबसे सुटेबल वायर कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वायर, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल वायर कितने एटम से सराउंडेड होता है? 6 है ना। और इसका सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, इसी को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो सब इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और लास्ट में अगर रेडियस रेशियो 0.732 से ज्यादा है, 1 से कम 1 तो हो नहीं सकता, कभी एनायन के टाइम कहीं बराबर हो नहीं सकता, है ना। तो उसमें फिर क्यूबिकल वायर्ड ही एक ऐसा वायर्ड होता है जो उस कटायन के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है ना। तो वो उस केस में क्यूबिकल वायर्ड को बाई कर देता है। और क्यूबिकल वायर्ड एक्चुअली कोई नया वायर्ड नहीं, वो बॉडी सेंटर वायर्ड होता है। ठीक है, उसमें कटायन बैठ जाता है बॉडी सेंटर में, और एनायन सब कॉर्नर पे बैठता है, और वो जो बीच बैठता है ना, वो आठों टच करता होता है। ठीक है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड टाइप के जो सॉलिड होते हैं वो इस तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं। तो ये एक टेबल है, जल्दी से बना डालो इसको, है ना, क्योंकि ये अभी बहुत मतलब क्वेश्चन जब करने बैठेंगे तो बार बार ये टेबल में देखनी पड़ेगी। या ये रेंज हम लोग अगर याद कर लेंगे तो न्यूमेरिकल की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। रेडियस रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल इस टेबल पे बेस्ड होते हैं। तो इसको जल्दी से एक बार ड्रॉ कर लीजिए आप टेबल। इसमें ट्रायंगुलर वायर्ड का क्या रेंज है, ये लीनियर वायर्ड का कोई मतलब नहीं है, लिखना चाहो तो लिखो या इसको हटा भी सकते हो। लीनियर वायर्ड कोई सिग्निफिकेंट वो वायर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, बस, है ना, इमेजिनरी वायर्ड है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, वो इस तरह की बात है। ठीक है, है ना, इसको ड्रॉ जरूर कर दीजिए। और ये जितनी स्मॉलर वैल्यूज है ना, इसमें इक्वलिटी भी होल्ड करा दी है ना, उसमें लिखा होगा लेस देन और इक्वल, लोवेस्ट वैल्यू और जो हाईएस्ट है उसमें इक्वलिटी मतलब
ठीक है, लास्ट कॉलम में आप कैसा करिएगा, फॉर्मूला लिख लीजिएगा नेम के जगह। जैसे बोरॉन ऑक्साइड है तो आप केवल लिख लीजिए बोरॉन ऑक्साइड टाइप सॉल्यूट, इसमें ZnS टाइप सॉल्यूट, इसमें NaCl टाइप सॉल्यूट, इसमें सीजियम क्लोराइड टाइप सॉल्यूट। ठीक है, तो उसमें केवल फॉर्मूला ही लिख दीजिए, फॉर्मूले से नेम तो आप लोग लिखना जानते ही हो। ठीक है, नोट देखो क्या लिखा हुआ है। अभी वो आगे मतलब डायग्राम बना के समझाएंगे तो समझ आएगा। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है वो डायग्राम से समझ आएगा। मैं एक्सोस्टेबिलिटी का क्या मतलब, बाकी जो रेडियस रेशियो, अगर ये वाली लाइन थोड़ा ऊपर वाली तो उसने लिखा भी हुआ है कि रेडियस रेशियो गिव्स आइडिया अबाउट टाइप्स ऑफ वाइड, है ना। इससे अगर किसी आयनिक सॉलिड में हमें रेडियस रेशियो दे दिया जाए या फिर वो अलग अलग दोनों वैल्यू देते, कटायन की रेडियस अलग देते हैं आयन अलग देते, तो कम से कम हम लोग डिवाइड करके रेडियस रेशियो निकाल के चेक कर सकते हैं कि वो किस रेंज में आ रहा है, उसकी वैल्यू किस रेंज में आ रही है। और जिस रेंज में आ रही होगी उसी के रिस्पेक्ट में हम तो बोलेंगे कि उसका कटायन इस पर्टिकुलर वाइड को ऑक्यूपाई करेगा, या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाएगा तो वो भी हम लोग बता सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो भी गिवन आयनिक सॉलिड है उसमें जो कटायन है वो किस टाइप का वाइड ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो ये सबसे मतलब जो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है। अब आते हैं कि ये इसका बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये लीनियर वाइड क्या होता है, ट्रायंगुलर वाइड क्या होता है, या इसकी ये रेंज इतनी ही क्यों आती है। तो वो छोटे छोटे डेरिवेशन भी है, ये वैल्यूज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये जो रेंज में आ रही है ना इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं थोड़ी में। कैसे देखो, सबसे पहले जो लीनियर वाइड है, लीनियर वाइड का मतलब देखो ये वाइड बोलते हैं लीनियर वाइड इज इनसिग्निफिकेंट वाइड, ये वाइड कोई सिग्निफिकेंट नहीं रखता है। इसका ये वाइड क्या है हमको बताते हैं कि आप कई सारी बॉलें ले लो छोटे छोटे और एक ही स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे रखना शुरू कर दो, 1 2 3 एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो देखो ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया भी है कि जैसे एक एटम आपने ऐसे रख दिया, दूसरा उसी के सामने रख दिया इस तरह से, ठीक है, ऐसे रखते चले जाओ बस एक एक्सिस के अबाउट, या तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट ही रखते चले जाओ, या एक्स के अबाउट ना रखिए वाई के अबाउट रखो, किसी एक एक्सिस के अबाउट। तो इसको रखने के बाद ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह बच रही है, अगर ध्यान से देखो ये जैसे यहाँ जगह थोड़ी बच रही है, ये जगह बच रही है, ये वाली जगह एटम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है ना। और यहाँ पे कोई छोटा सा चुटकू टाइप का एटम आके बैठ जाए, है ना, और किस तरह से बैठे कि वो दोनों को टच करने लगे अपने लेफ्ट राइट दो एटम। तो थ्योरेटिकली इस वाइड को हम लोग क्या नाम दे देंगे, जहाँ कोई चुटकू टाइप का एटम बैठा है इसको नाम क्या दे देंगे, लीनियर वाइड, ठीक है। लेकिन अब पूरी प्रैक्टिकली सोचो क्या ऐसा कोई सॉलिड हो सकता है जिसमें एटम एक लेंथ के लॉन्ग बैठे हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्यों आता है भी समझ में आ रहा होगा, ये जो एटम बैठा है वो केवल अपने सराउंडिंग में दो ही एटम को टच कर रहा है, उसके जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उस छुटकू एटम के रिस्पेक्ट में जो बड़कू एटम है वो दो ही है ना। इसलिए उसका थ्योरेटिकल, अगर उसका थ्योरेटिकल पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द थ्योरेटिकल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लीनियर वाइड, तो थ्योरी में हम लोग 2 बोल देंगे, लेकिन ये वाइड एग्जिस्ट नहीं, इस तरह का सॉलिड ही नहीं एग्जिस्ट करता वाइड का दूसरा, ठीक है, क्लियर है। और इसके लिए रेडियस रेशियो इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, है ना, 0.115 से, अरे इक्वलिटी मत लगाओ, इसको लिखो लेस देन, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो गई तो वो फिर वो ट्रायंगुलर वाइड की रेंज में पहुंच जाए। तो लीनियर वाइड के लिए तो रेडियस रेशियो होना चाहिए 0.115 से कम होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैसे, तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब समझना है तो यहाँ समझो ट्रायंगुलर वायड क्या होता है। तो ये 2 डायमेंशनल वायड होता है। ट्रायंगुलर वायड जो होता है ये 3D में नहीं बनता, ये 2D वायड है। क्या मतलब 2D वायड है? जैसे देखो आप एटम को डिसेस मान लो, एटम स्फेरिकल होते हैं, अब उसको चपटा मान लो, डिसेस मान लो, ठीक है। और एक डिश ऐसे रखो, ठीक है, एक डिश ऐसे रखो और एक ऐसे रखो, और ये स्फीयर नहीं है, दीज आर नॉट स्फीयर। ये ट्रायंगुलर वायड इज द एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल वायड। ये 2 डायमेंशनल वायड होता है, ठीक है। तो इसमें थिकनेस को इग्नोर करके समझ रहे हैं हम लोग कि 3 आपने एटम्स ऐसे रख दिए और इनको रखने के बाद भी अभी भी यहाँ पे जगह दिख रही है ना। और ये जो जगह दिख रही है, दिस वायड इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वायड। इसी को थ्योरी में क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर वायड। बोलो भाई। और यहाँ पे अभी छोटा एटम आगे पैक हो सकता है, बोलो भाई, कोई छोटू टाइप का एटम हो सकता है? तो पैक करके देखते हैं जरा। हाँ यार हो गया है। तो ये एटम जो बैठाला है मैंने, ये इन 3 एटम के रिस्पेक्ट में कौन सा वायड ऑक्यूपाई कर रहा है? ट्रायंगुलर वायड, है ना। ट्रायंगुलर वायड इज सराउंडेड बाय 3 स्फीयर, 3 डिसेस, है ना। 2 डायमेंशनल स्फीयर बोलना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2D में है। अच्छा भाई, अब इसमें हमें एक डेरिवेशन करना, रेडियस रेशियो का। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, वो कुछ नहीं है। देखो आगे की जो बातें हैं वो तुम लोगों को बहुत आसान लगेगी, ठीक है। ऐसा करते हैं, जो ये बड़े वाले एटम है, ये जो बिगर साइज के एटम है, इनको एनायंस मानते हैं, और जो छोटू बैठाला है वो कटायन है, आयनिक सॉलिड। और अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये जो एनायन है, एनायन की रेडियस को आपस में ज्वाइन करूं, तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है, बहुत बढ़िया। और जो ये एनायन है, जो बड़कू टाइप के एटम है, इनकी रेडियस को मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ, डेरिवेशन में क्या ले रहा हूँ मैं? कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा यार, छोटू एटम नहीं तो तुम लोग को दिखेगा नहीं, क्या है वो, मुझे दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? अब एक लाइन में और बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने बड़कू एटम से छोटू एटम का सेंटर पॉइंट, ठीक है, और मैंने इसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना है? कोई बताओ। 30। हाँ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो अपने एंगल होते हैं वो 60 होते हैं, और ये 60 का भी हाफ है, ये 60 का भी आधा है, 30 है, ठीक है। अब चलो कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? एबीसी। इसमें एसी लेंथ कितनी होगी, कोई बता सकता है? एसी, ए से लेकर सी तक। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, और फिर वो छोटू एटम की रेडियस स्मॉल आर ऐड हो रही है ना। वो डायग्राम में लिख पाना पॉसिबल नहीं इतना, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि ये जो AC है ये हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि AB की लेंथ कितनी होगी? AB नहीं, AB पूछ रहा हूँ। ये B यहाँ लिखा हुआ बीच यहाँ पे, तो ये कैपिटल R है। अब क्या करो, साइन थीटा लगा दो, नहीं cos 30 है ना, हाँ cos 30 लगाओ। वही कह रहा हूँ, तुम लोग को ज्यादा बढ़िया समझ आएगा इसमें। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन, इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा AB अपॉन AC। AB हो गया कैपिटल R और AC हो गया R प्लस स्मॉल r। और cos 30 वैसे वैल्यू में कितना होता है? √3 राइट है। हाँ तो ये सही बताना, मैं भूल गया हूँ यार, बचपन में पढ़ा तो याद नहीं आ रहा है, ये सही बताना मुझे, ठीक है। तो cos 30 रूट डिवाइड, ठीक है। आप लोग लग रहे थे सर ये भी नहीं आता है ना। तो
जो चिन्ह पढ़ाओ वो ऐसा ही होता है ना। साइन 30 मुझे याद है 1/2 होता है, तो cos 30 √3, ठीक से बता रहे, ठीक है। अब बस इसको कोस साइन रिवर्स कर दो, है ना, कोस साइन रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो गया, r + स्मॉल r + कैपिटल R = 2/2। अब ये r से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 + r/कैपिटल R। तो यहां से निकाल लो स्मॉल r/कैपिटल R। क्या हमें ये करके कि कितना आ रहा है, 2 - √3/2। हाँ 0.155 है। ये इतना ही आना चाहिए जितना हमको टेबल में उसकी लिमिटिंग वैल्यू पढ़ रहे थे, जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना। देखो ट्रायंगुलर वाइड की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो रही थी 0.155, इतना ही तो आ रहा है ये वाली वैल्यू। ट्रायंगुलर वाइड में ये वाली जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो, ठीक है, इतना ही तो आ रहा है 0.15 है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई एटम, अगर कोई कटायन जो छुट्टू वाला है, अगर वो ट्रायंगुलर वाइड ऑक्यूपाई करे और इस तरह से ऑक्यूपाई करे कि यहाँ पे डायग्राम बनाते समय एक यहाँ पे एजम्पशन लिया गया है, ठीक है। देखो यह इस डायग्राम में आपको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि इसमें दो तरह के कांटेक्ट है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री, ये तो मैथ की बात है, केमिस्ट्री बात कर लेते हैं। इस डायग्राम में दो तरह के कांटेक्ट एज्यूम किए गए हैं। कौन कौन से, एक कटायन एनायन को टच करा दिया गया है, तो इस कांटेक्ट को क्या बोलेंगे, कटायन एनायन कांटेक्ट, ठीक है। और एनायन एनायन भी आपस में टच करा दिए, देखो ये बड़कू एटम भी तो टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एजम्पशन है कि ये वैल्यू तब आएगी जब उस आयनिक सॉलिड में दो तरह के कांटेक्ट अवेलेबल हो, कटायन एनायन टच कर रहा हो और एनायन एनायन भी कांटेक्ट में हो। लेकिन इसमें से एक क्रिटिकली पॉसिबल नहीं है, बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है। एनायन एनायन कांटेक्ट तो आयनिक सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एनायन पे होगा निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, और निगेटिवली चार्ज आयन क्या करेंगे, रिपेल, और वो क्या में नहीं रहना चाहेंगे, है ना, पास में यार ये दूर रहना चाहेंगे, थोड़ा सेपरेशन आ जाएगा उनके बीच में। हाँ कटायन एनायन तो कांटेक्ट में, जितने भी दुनिया के आयनिक सॉलिड है कटायन एनायन कांटेक्ट तो होता है उनमें, लेकिन एनायन एनायन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसका मतलब ये जब डायग्राम बनाया गया है या ये जो हम लोग ने डेरिवेशन किया है, ये तब तक वैलिड है जब हम लोग ये मान लें कि उस आयनिक सॉलिड में कटायन एनायन कांटेक्ट के साथ साथ एनायन एनायन कांटेक्ट भी है, ठीक है, तब तो ये वैल्यू इतनी हो सकती है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि एनायन दूर रहना चाहते हैं एक दूसरे से, कटायन तो एनायन को कांटेक्ट में रखेगा, टच करेगा, लेकिन एनायन दूर दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सेपरेट होंगे तो ये वैल्यू इससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ये कितनी रेंज तक जा सकती है, तो इसकी अपर रेंज है 0.225। देखो वो टेबल में देखो वो कहां तक जा रही, 225, क्योंकि 0.225 पे एक नया बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है इसके आगे वाला टेट्राहेड्रल, फिर वो ट्रायंगुलर में नहीं रहेगा, वो एक्चुअली 0.225 के बराबर होते ही उसके लिए बेस्ट सूटेड बॉन्ड होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड, वो वहां जाके बैठ जाएगा, है ना, क्योंकि वहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो यहाँ पे इस ये जो डेरिवेशन से हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसमें एक नाम रेडियस रेशियो को आगे क्या लिख देते हैं, लिमिटिंग। और लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मतलब क्या है कि
कि ये रेडियस रेशियो बेटा तभी डिफाइन होती है जब दो तरह के कांटेक्ट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, है ना। एक कटायन एनायन कांटेक्ट और दूसरा एनायन एनायन कांटेक्ट, दोनों कांटेक्ट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक कांटेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, एनायन एनायन कांटेक्ट, ठीक है। हाँ नहीं, कटायन कटायन भी नहीं करेंगे कांटेक्ट, वो क्योंकि वायर्ड पे बैठे हैं, वो तो कभी कांटेक्ट में आएंगे नहीं। आप फिगर को सोचो, ब्रॉड माइंडेड हो गए तो कटायन कटायन तो कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। मतलब पॉसिबल, आप ऐसे देखो कि अगर आप एटम टच कर करके बनाओ भी, देखो एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, और खूब सारे बना दो, तो ये बीच में जो वायर्ड बन रही है ये सब ट्रायंगुलर वायर्ड है, ये सब ट्रायंगुलर वायर्ड है। अब यहाँ पे कोई कटायन अगर बैठेगा और एक यहाँ कटायन बैठेगा तो ये कभी क्या टच कर पाएगा, तो दूर दूर ही रहेंगे। कटायन कटायन कांटेक्ट तो वैसे भी कभी नहीं हो सकता, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ पे एनायन एनायन कांटेक्ट भी एज्यूम कर लिया गया है ना। और इसको एज्यूम करने के बाद जो ये वैल्यू आ रही है, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, इसको हम लोग थ्योरी में क्या नाम दे देते हैं, लिमिटिंग रेडियस। जबकि प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो प्रैक्टिकली ये चीज लिख लो बट but practically anion contact does not exist in ionic solid। ये थ्योरेटिकली भले मान ले हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, does not exist in ionic solid, है ना। हाँ हाँ प्रैक्टिकली तो ये बात है, लेकिन न्यूमेरिकल में अगर वो बोल देगा कि एज्यूमिंग बोथ टाइप ऑफ कांटेक्ट, एनायन एनायन कांटेक्ट इज आल्सो देयर, तो हम लोग मान लेंगे वहां पे r+/r-। अगर मान लो ट्रायंगुलर वायर्ड बैठा हुआ है तो हम लोग 0.155 के बराबर इक्वलिटी होल्ड करा लेंगे, है ना। लेकिन जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल बात है, वो भी हम लोग को पता होनी चाहिए, है ना, क्लियर। अच्छा, तो फिर प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल मतलब ट्रायंगुलर वायर्ड प्रैक्टिकली कैसे दिखते होंगे, तो प्रैक्टिकली ऐसे दिखते हैं ट्रायंगुलर वायर्ड कि कटायन, ये जैसे मैंने बनाया कटायन, ठीक है, कटायन छुट्टू टाइप का है ना। अब इसके चारों तरफ एनायन तो बैठे होंगे, जैसे एक एनायन ये बैठ गया, एक एनायन ये बैठा हुआ है, ठीक है, एक एनायन ये बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो एनायन एनायन आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे, ये क्रिटिकल होता है। अगर ट्रायंगुलर वायर्ड का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए किसी आयनिक सॉलिड में, तो ऐसा सीन दिखाई देगा कि कटायन तो एनायन को टच कर रहा होगा, लेकिन एनायन एनायन थोड़े से सेपरेट हो गए होंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है, म्यूचुअल रिपल्शन लग रहा होगा। एनायन निगेटिवली चार्ज एटम है ना, ये सब आयन है ना, ये कोई न्यूट्रल एटम तो है नहीं, ठीक है। और इस सिचुएशन में जब आप निकालोगे रेडियस रेशियो, तो वो 100% किससे ज्यादा आएगा, 0.155 से ज्यादा आएगा, जो उसकी मिनिमम वैल्यू ले रखी है हम लोगों ने, इससे ज्यादा आएगा, लेकिन इससे कम आएगा, 0.225 से कम, क्योंकि 0.225 पे नया वायर्ड एग्जिस्ट करेगा वहां। ये क्रिटिकल है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही, ट्रायंगुलर वायर की जो बात है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके क्वेश्चन में वो ऐसा बोले, द लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज दिस वैल्यू, तो लिमिटिंग शब्द पढ़ते ही तो समझ जाएंगे, अच्छा वो मान के चल रहा है कि इस तरह की सिचुएशन है, ये वाली कि कटायन एनायन को टच कर रहे हैं, एनायन टच कर रहे हैं, तो फिर तो सीधे सीधे हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वलिटी होल्ड करा देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर कोई लिमिटिंग वर्ड यूज कर रहा है या वो बोल देगा कि एनायन एनायन कांटेक्ट है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करना चाह रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद
अगला वायर्ड है ऑक्टाइडल वायर्ड। देखो अरे टेट्राहेड्रल, तो इसके बाद टेट्राहेड्रल आएगा ना, तो जब ऑक्टाइडल काम हो गया टेट्राहेड्रल वायर्ड, तो इसका भी तो ऐसे ही कुछ डेरिवेशन होगा, है ना? इसका भी ऐसे ही कुछ डेरिवेशन होगा। बोलो भाई, अब इसको समझना है कि टेट्राहेड्रल वायर्ड का अगर जो रेडियस रेशियो निकालने लिमिटिंग, देखो हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो सारे लिमिटिंग वाले करेंगे, क्योंकि वही डेरिवेशन हम लोग कर पाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस डायग्राम में बताओ रेडियस रेशियो क्या होगा, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे डेरिवेशन, है ना? क्योंकि वो एटम दूर हो गया तो वो नहीं पॉसिबल है फॉर्मूला निकाल पाना। तो हम लोग जितने मैथमेटिक्स में डेरिवेशन करते हैं वो लिमिटिंग रेडियस रेशियो पे करते हैं। उसमें हम लोग मान लेंगे कि कटायन एनायन तो डेली कांटेक्ट में, एनायन एनायन भी कांटेक्ट मान के फिर वो डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो ट्रायंगुलर वायर्ड में हमें डेरिवेशन करना है, तो ट्रायंगुलर वायर्ड कहां बनते हैं? कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे? a√3/4, ठीक है ना? तो आप क्या करो, दो एटम दिखाओ, केवल एक दिखाओ कॉर्नर पे बड़ा एटम बैठा है ना, जो एफसीसी टैग है, और एक a√3/4 पे टीवी ऑक्युपाई कर रहा है। तो देखो डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा एटम दिखा रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ कि कहाँ बैठा हुआ है, ट्यूब के कॉर्नर पे, और इसी से एक बॉडी डायगोनल पास करा दो, और यहाँ पे एक छुट्टू एटम बैठा दो a√3/4 पे, और वो उसको टच कर रहा है, और ये छुट्टू एटम कौन सा वायर्ड ऑक्युपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वायर्ड। अच्छा, तो ये लेंथ कितनी होगी पूरी? बहुत बढ़िया, ये बॉडी डायगोनल का 1/4 होता है ना? तो ये मैं मानता हूँ कि ये एनायन है और ये कैटायन है, जो कि कौन सा वायर्ड ऑक्युपाई कर रहा है? टेट्राहेड्रल वायर्ड ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है? तो अच्छा ये बताओ, तो ये बड़कू एटम की रेडियस कैपिटल है, तो छुट्टू की स्मॉल r, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू, एक इक्वेशन मिल गई है, लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा, एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। अब वो क्या लगाए? तो देखो ये जो टीवी बन रहा है ये एफसीसी पैकिंग में बन रहा है ना? और एफसीसी पैकिंग में ओनली एफसीसी पैकिंग सोचो मन में, तो ओनली एफसीसी पैकिंग में क्या होता है कि कॉर्नर वाला बेस सेंटर को टच करता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। ये तो हम लोग उसे पढ़ चुके हैं कि अगर एक हम लोग एफसीसी पैक्ड ट्यूब की फेस को कंसीडर करें, ये मान रहे हैं कि कोई एफसीसी पैक्ड ट्यूब की फेस है, तो उसमें एक एटम एनायन बैठा होगा फेस सेंटर में, है ना? बोलो भाई, तो चार बैठे होंगे उसी फेस के कॉर्नर में, और फेस सेंटर वाला चारों को टच कर रहा होगा, है ना? तो अच्छा बताओ इनकी रेडियस में क्या रिलेशन है? अच्छा ये सब बड़कू एटम है, ये सब आर कैपिटल आर रेडियस वाले, तो ये तो हम लोग निकाल चुके भाई। हाँ, कितना आता था? ये फेस डायगोनल का आधा हो जाता था ना, a/2, और ये आता था कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, है ना? 2r इज इक्वल टू कितना? ये मानते हुए कि वो जो बिगर साइज के एटम है वो ऑलरेडी कैसे पैक्ड है? एफसीसी पैक्ड है, तो इससे r इक्वल टू कितना आ जाएगा? इससे कैपिटल R इक्वल टू a/2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब आपको अगर रेडियस रेशियो निकालना है तो क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ क्या करें? कौन सा ऑपरेशन करें? डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो कर दो डिवाइड, इक्वेशन 1/2 है ना, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में स्मॉल r को रखना है और डिनोमिनेटर में कैपिटल R को। तो देखो क्या बन जाएगा, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू a√3/4 डिवाइड बाय a/2। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया हमारा, 1 प्लस
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ तो देखो ए वे कैंसिल हो रहा है, एक ये 2 से ये 4 जाएगा, एक ये √2 से ये भी जाएगा, तो ये आ गया √3 डिवाइड बाय √2। तो इससे जरा निकालो कितना आ रहा है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2। अब कोई कैलकुलेटर चलाओ तो कितना आ रहा है, ये √3 माइनस √2 अपॉन √2। ये जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे ये कितना आ रहा है, √3 माइनस √2 अपॉन √2। बताओ, यस बताओ, कैलकुलेटर आपके पास है, उसका यूज करके बताइए कितना आ रहा है, बाकी लोग नोट करते रहो। टू 14226, हाँ राउंड ऑफ 5 मान लो इसका, है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली वो टेबल में देखो कितना लिखा हुआ है 0.225, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 0.22, ठीक। तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो आ रही है क्योंकि इसमें मैंने दोनों तरह के कांटेक्ट माने। मैंने इस डायग्राम में एनायन एनायन कांटेक्ट दिखाया एफसीसी पैकिंग रिस्पेक्ट में, ऊपर डायग्राम में कैटायन एनायन, और दोनों कांटेक्ट जब एग्जिस्ट करेंगे तब इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, एक इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, नीचे वाला एनायन कांटेक्ट नहीं होगा, इसलिए वो रेंज इससे थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना, प्रैक्टिकली। तभी वो रेंज कितनी 0.225 से लेकर कितनी है 0.414। अच्छा 0.414 पे ऑक्टाहेड्रल वाइड एग्जिस्ट करने लगते हैं, तो इसलिए उससे कमी है, मतलब वहां पे इक्वलिटी नहीं होल्ड होगी, ठीक है। तो ये जो आपका डेरिवेशन है वो है टेट्राहेड्रल वाइड। अगर कोई कैटायन टीबी ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसकी रेडियस रेशियो किसी रेंज में जब तक नहीं लाई करेगी, मतलब उसकी आर कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस का रेशियो 0.225 से 414 के बीच में नहीं लाई करेगा, तब तक वो टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। टीबी ऑक्यूपाई करने के लिए उसकी रेंज यही होनी चाहिए 0.225 से 0.414, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बनता है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। अच्छा, ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इज स्मॉल आर, कह रहा है कि मान लिया जाए कि आर स्मॉल आर किसकी रेडियस है ऑक्टाहेड्रल वाइड की, और रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग जो एटम बना रहे हैं उनकी रेडियस कैपिटल आर, डिराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, है ना। तो एक तरह से वो आपसे डेरिवेशन करने को बोल रहा है रेडियस रेशियो का किस वाइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में तो कैटायन ही बैठता है, अगर उसका कहना है ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेडियस आर है तो इनडायरेक्टली वो स्मॉल आर रेडियस किसकी कह रहा है, कैटायन की, ठीक है। और जो क्लोज पैकिंग है वो तो हमेशा बिगर एटम ही बनाते हैं, तो वो एनायन की रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कुछ भी लिया है, और इसको करना भी सबसे आसान है, मतलब इसको डिराइव करना भी अगर सभी आसान है। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम से सराउंडेड होता है, 6 एटम, है ना। अच्छा, इस क्यूब में सोचो एक सेकेंड, इस रूम में सोचो, इस रूम में ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ-कहाँ बन रहे हैं, अगर इस रूम को एफसीसी पैक कर दें, एचएस में प्लस एक बनता है बॉडी सेंटर, है ना। अब वो जो बॉडी सेंटर वाला है उसके रिस्पेक्ट में सोचो कि बॉडी सेंटर में छोटा सा कैटायन बैठा हुआ है, अब इसको मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर इधर जाओगे तो वहां पे फेस सेंटर में एटम बैठा होगा, और उसी एक्स एक्सिस पे इधर जाओगे तो यहाँ एक फेस सेंटर एटम बैठा होगा, तो फेस सेंटर वाले एनायन है, और वो कैटायन को क्या कर रहे हो, जो बॉडी सेंटर पे उसको टच कर रहे हैं, तो दो एटम तो एक्स एक्सिस पे टच कर रहे होंगे एनायन एक कैटायन को, और दो वाई एटम स्पेस सेंटर पे जो कैटायन है वो भी इसको टच कर रहे होंगे, और दो जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया,
कि ये जो बॉडी सेंटर में बैठा है इसमें दो एटम हो गए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले, ये एक्चुअली फेस सेंटर वाले हैं, और ये दो हो गए वाई के लॉन्ग, दो जेड के लॉन्ग। इसका मतलब जो भी एटम ऑक्टा इंटरवॉइड ऑक्यूपाई करेगा वो कितने एटम से सराउंडेड होगा, 6 से, है ना, क्लियर। अच्छा, अगर हम लोग को डेरिवेशन करना है तो हमें 6 की जरूरत नहीं है, हमें केवल 4 की जरूरत है। आप एक प्लेन सोचो, ठीक है, आप एक प्लेन मन में सोचो, इसका ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या बात करते हैं भाई। देखो जैसे ये वाला डायग्राम है, इसमें ये बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, और ये रेड वाला एटम जो जितने भी रेड एटम है ना, ये जो रेड वाला एटम है ये वाला, ये रेड एटम, ये इस बड़े वाले क्यूब के रिस्पेक्ट में कौन सा बैंड ऑक्यूपाई करता है, ऑक्टेट बैंड। आपको लगा क्यों? क्योंकि देखो ऑक्टेट बैंड बॉडी सेंटर पे होता है और प्लस एस सेंटर, तो वही रेड एटम देखो एस सेंटर में भी बैठते हैं, हर एक सेंटर पे भी बैठते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लू वाले एटम कौन से हैं? जो एफसीसी टैग है, जो क्या है, एफसीसी टैग है। तो ये जो बीचों बीच में बैठा है, ये अगर इसको मैं बोलूं कि ये ऑक्टाहेड्रल बैंड ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये दो एटम तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग को टच कर रहा होगा, ये फेस सेंटर वाला, दो वाई एक्सिस के लॉन्ग और दो ये ऊपर वाले पे, टोटल 6 को टच कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग को डेरिवेशन करना है तो वो 6 क्यों बना है? हम लोग केवल एक ये वाला प्लेन ले लेते हैं, ये वाला बस 2 डायमेंशनल प्लेन, और दिखा देते हैं कि ये वाला जो कटायन है जो ओबी पे बैठा है, ये इन चारों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये जेड एक्सिस वाले दो हटा दो, उसका डेरिवेशन में कोई रोल नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इसका करना, रेडियस रेशियो वाला फॉर्मूला डिराइव करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, केवल 4 एटम दिखाएंगे, है, मतलब एक बॉडी सेंटर वाला दिखा देंगे और 4 वो कौन सा है, फेस सेंटर। तो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ भाई, इसको समझो। ये मैंने दिखा दिया कटायन, इसमें बढ़िया डायग्राम बनाना है तो पहले बड़े बड़े एटम बना दो, छोटू बाद में बनाना। ये 4 एटम मैं पहले बना रहा हूँ, और ये 4 एटम कौन से हैं, जो फेस सेंटर है ना, 1 2 3 4, इसी, है ना, प्लेन के साथ, और बीच में क्या बन रहा है, ओबी, है ना, और ओबी पे जो एटम बैठ रहा है वो चारों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है भाई। देखो डायग्राम में भी टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मोटा मोटा टच कर, ठीक। अब कर दो, डेरिवेशन बना डालो, ये छोटे वाले एटम को ज्वाइन कर दो एनायन, मतलब कटायन के सेंटर को एनायन के सेंटर से ज्वाइन करो, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से रहो। इसमें ये जो कैपिटल आर प्लस कैपिटल नो आर, सर। ये आइसोसेलेस है, इसमें दो साइड इक्वल है, ये वाले इक्वल है, ये आर कैपिटल आर, ये एनायन की रेडियस कैपिटल आर और कटायन की स्मॉल आर, ऐसे इधर वाली भी सेम है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, लेकिन ये वाली तो 2r है भाई, ये सेम नहीं है, बोलो सर, ठीक है। अब बताओ डेरिवेशन करना है, क्या करेंगे, हाँ, पाइथागोरस रूल लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है,
है ना, आइसोसेलेस के साथ साथ राइट एंगल भी है, क्योंकि ये वाला एंगल देखो तो 90 रहा है ना, देख रहे हैं, और इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी, तो एबीसी ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस प्लस राइट एंगल, है ना, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है ना, प्लस आइसोसेलेस भी, और राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, करो इसको निकालो, डिवाइड करो, है ना, देखो बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, अब बीसी की लेंथ कितनी है 2r, एबी की कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एसी भी उतना ही है कैपिटल आर प्लस स्मॉल, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कितना, अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, हो जाएगा 2r इक्वल टू रूट 2r प्लस स्मॉल, ये कैंसिल कर दो, तो ये आ गया r प्लस स्मॉल r अपॉन r इक्वल टू रूट 2, है ना, बस इससे निकाल लो कितना आ रहा है, ये हो गया 1 प्लस r अपॉन कैपिटल R रूट 2, तो इससे रेडियस रेशियो आ रहा है रूट 2 माइनस 1, है ना, रूट 2 कितना होता है 1.41 होता है ना, और उसमें भी 1 माइनस कर देंगे तो बचे कितना, तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो मिल गया किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल, ये रिजल्ट आ गया, ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलेंगे क्योंकि इसमें दोनों तरह के कॉन्टैक्ट हम लोग मान के चलते हैं, दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वायर, ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया ऑक्टाहेड्रल वायर के रिस्पेक्ट में लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी स्कूल लेवल पे बहुत आसानी से पूछ लिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इतना कोई टफ भी नहीं, ठीक है, बस पता होना चाहिए आपको कैसे करना, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वायर, अगर कोई कटायन ऑक्टाहेड्रल वायर ऑक्यूपाई करेगा तो उसके लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होना चाहिए वो 0.41 हो, लेकिन फिर से वही बात कि एनआईएम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल होते नहीं है, तो फिर ये वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, और उसकी मैक्सिमम रेंज आती है 0.732 तक, है ना, क्योंकि 732 पे क्यूबिकल वायर एडजस्ट करने हैं, फिर वो फिट नहीं हो पाते यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेडियस रेशियो क्या है और उसे कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए इसी सारी थ्योरी को समराइज करके वो छोटी सी टेबल बना दिया कि अगर बच्चा इतना भी याद कर ले कि अगर किसी कोई आयनिक सॉलिड है उसमें कोई कटायन को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो फॉर ऑक्टाइड, जैसे यही पे हम लोग बात करें, इफ ए कटायन ऑक्यूपाई, if a cation occupy octahedral wire in an ionic solid, तो अगर कोई कटायन किसी आयनिक सॉलिड में ऑक्टाहेड्रल वायर ऑक्यूपाई करता है तो उसके लिए रेडियस रेशियो की रेंज क्या होनी चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई हम लोग को, बहुत कम होगी तो इतनी हो सकती है जो कि एग्जैक्ट बराबर होगी नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली इक्वलिटी होल्ड करा देंगे, लेकिन मैक्सिमम रेंज इसकी होती है 0.732, क्योंकि वो क्यूबिकल वायर की लिमिटिंग रेडियस होती है, तो इस
रेंज के बीच में कहीं भी आ रही हो वैल्यू रेडियस रेशियो की, तो ऐसे केस में ऐसे आयनिक सॉलिड में कटायन हमेशा कौन सा वायर्ड ऑक्यूपाई करेगा, कंपाउंड वायर्ड ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि उसके लिए बेस्ट वायर्ड है ना। इस वायर्ड में उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिनिमम होंगे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इस रेंज में अगर वो आके बैठेगा तो इस रेंज में उसकी रेडियस रेशियो आ रही होगी, तो उसके लिए बेस्ट वायर्ड है ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, ठीक है। तो वो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड ही ऑक्यूपाई करे, ठीक है। ये आयन बहुत समझदार होते हैं, वो रेडियस रेशियो के हिसाब से पैकिंग करते हैं आयनिक सॉलिड, है ना। क्योंकि इस रेंज में जब वो अगर उनका रेडियस रेशियो कर रहा होगा तो उनके बीच में बेस्ट लैटिस बनेगा, जिनमें आयंस के बीच में सेम चार्ज के आयन के बीच में रिपल्शन मिनिमम होगा, और जब रिपल्शन मिनिमम होगा तभी स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये हम लोग थ्योरी में इससे निकालते हैं। इसके बाद में ये भी है क्यूबिकल वायर्ड का, क्यूबिकल वायर्ड का डेरिवेशन तो हुआ है कुछ भी नहीं है, उसमें कटायन जो होता है वो कहाँ पे आके बैठ जाता है, बॉडी सेंटर पे। एक्चुअली क्यूबिकल वायर्ड कोई नया वायर्ड नहीं है, ये बॉडी सेंटर वायर्ड होता है, और ये वही कटायन ऑक्यूपाई करते हैं जो बहुत स्मूथ टाइप के होते हैं। अगर कटायन काफी भारी भरकम है, काफी बड़ा है, तो वो छोटे मोटे वायर्ड में फिट नहीं हो पाता, उसके लिए ज्यादा जगह चाहिए, और सबसे बड़ा वायर्ड जो है वो क्यूबिकल वायर्ड है ना। आप कहोगे कैसे, इसको आप ऐसे समझो, जो रेडियस रेशियो की टेबल है उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ी रेंज है वो इसी की तो है 0.732 से 0.99। अगर आप एक सेकंड मान लो कि एनायन की रेडियस सेम है ना, एनायन की रेडियस सेम है, बस कटायन डिफर करता है, तो जो सबसे बड़ा साइज का कटायन होगा वही तो ये वायर्ड ऑक्यूपाई करेगा। बात समझ रही? तो ये सबसे बल्कि टाइप के जो कटायन होते हैं उनके लिए बेस्ट वायर्ड होता है। तो ये जो बीच में बैठा हुआ है ये वाला, ये एक बॉडी सेंटर वायर्ड है, ये एक्चुअली बॉडी सेंटर पे आके बैठ गया कटायन, और ये जो दो एटम है ये कॉर्नर वाले हैं, और इनको मिला दिया तो ये पूरा क्या तैयार हो गया, बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, ये रूट। तो यहां से उसने रिलेशन लिख दिया है, ये वाला रिलेशन है ना, √3a बराबर ट्वाइस ऑफ r प्लस स्मॉल r, ये r समझ में यहाँ इसी के लॉन्ग लिखा है ना, कैपिटल R 2 बार, स्मॉल r 2 बार, तो ये इसके बराबर है, ठीक है। और एक रिलेशन और लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बॉडी सेंटर वायर्ड जब बन रहा होगा तो एनायन केवल कॉर्नर पे होंगे, है ना, मतलब एनायन के रिस्पेक्ट में एससीसी पैकिंग हो रही होगी, है ना। एनायन केवल कॉर्नर ओनली कॉर्नर्स पे पैक होंगे, और एनायंस केवल कहां पे पैक होंगे, एनायंस पैक ओनली कॉर्नर्स ऑफ ट्यूब। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 2R, एक ये फॉर्मूला तो भी होल्ड कर रहा होगा, है ना, एससीसी पैकिंग के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो A की जगह हमने क्या किया, अगली लाइन में देखो 2R रख दिया, और बस कैपिटल R से डिवाइड कर दिया, तो ये जब निकालोगे तो आ जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू √3 - 1 इतना है, और √3 जानते ही आप लोग 1.73, उसमें -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा 0.6, तो वो उसकी लिमिटिंग रेडियस है इसी बात, ठीक है। ये क्यूबिकल वायर्ड की होती है ना। बोलो भाई, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जितना आज पढ़ा है कम से कम एक दो क्वेश्चन तो कर डालो, अरे वो खुद ही कर लोगे यार, क्वेश्चन करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सिल्वर आयन इज 126 किलोमीटर, आपको सिल्वर आयन की रेडियस दे दी और आयोडाइड आयन की भी दे दी, कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो सिल्वर आयन का क्या है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, आयनिक सॉलिड है ना, तो रेडियस ऑफ सिल्वर आयन डिवाइडेड बाय रेडियस आई माइनस सिल्वर आयन का कितना है 126 किलोमीटर, कटायन की न्यूमरेटर में लेना है
अब ये जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कोई बता सकता है? यस बताओ जल्दी से। सर 0.58। नहीं आंसर नहीं बताओ, ये रेशियो कितना आ रहा है? सर रेशियो ही 0.58 आ रहा है। 0.58। यस सर। अच्छा, हाँ बस हम लोग को यही चाहिए। तो ये रेशियो 0.58 आ रहा है, और ये वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है? अगर वो ऊपर वाली जो टेबल है उसको देख के बताओ जल्दी से। हाँ, ये 0.414 से 0.732 के बीच में लाई कर रही है, और इस रेंज में कैटायन कौन सा पार्ट ऑक्युपाई करता है? कैटायन ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल कितने आयन से सराउंडेड होता है? तो इसका कोऑर्डिनेशन तो 6 हो जाएगा, मतलब सिल्वर आयन 6 आयोडाइड से सराउंडेड होंगे, है ना। ये हमें उसके रेडियस रेशियो से पता चल गया, आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल मिलेंगे, बस वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। वो डेरिवेशन भले भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा जेई के पेपर में, लेकिन वो टेबल जो रिजल्ट रहा है वो याद होना चाहिए, है ना। एक जरा ये जल्दी से करके बताओ, रेडियस रेशियो ऑफ एयर इज 0.98, पोटेशियम क्लोराइड का रेडियस कितना है? द स्ट्रक्चर ऑफ एयर इज द टाइप, हाँ गुड, है ना। तो ये आ रहा है 0.732 से 0.11 के बीच में, तो उसका स्टैंडर्ड एग्जांपल कौन सा था? सीजियम क्लोराइड, है ना। तो वो वही पूछ रहा है कि वो किस टाइप के सॉलिड को बिलोंग करता है, तो आंसर हो गया सीजियम क्लोराइड। ठीक, सर तो एक मिनट फिर है ओपन ना, कर दीजिए। बिल्कुल बेटा। तो ये आप लोगों का आज मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आयनिक सॉलिड के टाइप पढ़ेंगे, है ना। कितने तरह के आयनिक सॉलिड होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सीट में सेक्शन ई तक कर लेना, अपनी जो रेजोनेंस की सीट है उसमें कहां तक कर लेना हमको? सेक्शन ई तक, ठीक है। चलो फिर बाय बाय टाटा। थैंक यू सर।